100 डे प्लान का असल में मकसद ये होता है कि जब पार्टी अपनी सबसे ज्यादा पीक पे होती है, अपनी स्ट्रेंथ पे, उस टाइम पे आप सबसे मुश्किल फैसले करें जो रिफ्लेक्ट करें कि आपका किबला क्या है। जीरो परफॉर्मेंस है आज तक, जीरो। यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी आएंगी हमारी और लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। 100 दिनों में 4 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जहां आपको 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान, और ये है नया पाकिस्तान। 100 दिन हो गए, हुआ तो कुछ नहीं है, 100 दिन और ले ले, रात कुछ हुआ तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। तहरीक इंसाफ की सेनेट में अक्सरियत ही नहीं है और वो कोई कानून साजी कर ही नहीं सकती। बढ़ के मारनी नहीं चाहिए इस किस्म की। अगर आपके पास एक हाउस में भी अक्सरियत ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रुसवा ही होते। प्राइम मिनिस्टर साहब 29 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में वो जो 100 डेज के हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उसमें जो लैंडमार्क अचीवमेंट्स हमने की हैं, जो तय की हैं बातें, वो इंशाल्लाह ताला अवाम के सामने रखेंगे। किसी और हुकूमत ने 100 दिनों में इसके करीब भी नहीं पहुंचे। 100 दिन की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट है, आखिरी इतला आने तक अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को अपने 100 दिनों की कारकर्दगी बनाने की कोशिश करें। ये जो मेरा 100 डे प्रोग्राम है ये मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। गवर्नमेंट मेरी चली जाए लेकिन मैं कर दूंगा, तो हो जाएगा ये। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान। ये मेरे कमेंट नहीं है, ना ही मेरा कोई तज्जिया है, ना ही मेरा ओपिनियन है, बल्कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बता रहे थे कौम को। मैं तो हैरान हो रही थी कि वाकई उनको नान की कीमत पता है। बट एनीवेज 100 डेज जो है वो मुकम्मल होने जा रहे हैं और जिस शिद्दत से अपोजिशन को उसका इंतजार है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें थी वो उठा के रखी हुई अपोजिशन ने कि जी जब 100 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद बाकायदा तौर पर वाइट पेपर्स जारी किए जाएंगे, फैक्ट शीट जारी की जाएगी। ये तमाम तैयारी अपोजिशन कर रही है हुकूमत के साथ साथ। दूसरी जानिब जो वफाकी वुज़रा हैं वो भी बड़ी तैयारी में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो टॉप 10 की रेस है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसमें भी दौड़े लगी हुई हैं। उसमें जो अगर हम कुछ लोगों का, कुछ शख्सियात का जिक्र करें तो वज़ीर आज़म की जो 59 अरकान पे मुश्तमिल काबीना है उसमें वफाकी वुज़रा की तादाद 24 है, वज़ीर मुमलिकत 6 हैं, मुशीर 4 हैं, माविन खुसूसी 6 हैं और इसी तरह से जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं वो 19 हैं। कारकर्दगी की बुनियाद पर टॉप 10 वुज़रा की जो दौड़े लगी हुई हैं उसमें वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब, वज़ीर मवासलात मुराद सईद, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी, वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाबडा, माविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी, वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क तारिक बशीर चीमा, वज़ीर कानून फरोग नसीम, वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी। और बज़ाहिर जिन वुज़रा की कारकर्दगी मायूस को नवे नजर आ रही है या देखने वाले उनको देख रहे हैं, उसमें वफाकी वज़ीर बराए IT खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वज़ीर बराए IPC फहमीदा मिर्जा साहिबा, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजम सवाती साहब। तो ये है बहरहाल अपोजिशन किस तरह से देख रही है, क्योंकि एक बात तो ये होती है कि खुल के कह देना कि जी सिफर रही, लेकिन क्या वाकई सिफर रही? कुछ भी नहीं कर सके, और अगर कुछ किया तो क्या किया। दूसरा जो अहम नुकता है वो ये कि PTI तो कह रही है कि जी हमने बहुत कुछ किया, और जाहिर सी बात है अब 29 को इमरान खान साहब कन्वेंशन सेंटर में बताएंगे भी कि उन्होंने क्या क्या किया, जो जो उनके अचीवमेंट्स रही हैं। बट उसके साथ साथ जो उनके अपोजिशन के अलावा जो उनके इत्तेहादी हैं, खासकर MQM, वो उनसे किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि वो भी हमें जो बज़ाहिर जो स्टेटमेंट्स नजर आ रहे हैं उसमें वो इत्मीनान बख्श नहीं है। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी KP के और साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम जी फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। इसी तरह मियां अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर MQM। अस्सलाम वालेकुम मियां अतीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। MQM पाकिस्तान एक ही बात है ना, कोई और भी MQM में एक ही है ना। अच्छा रहता आप बताते हैं, याद दिलाते हैं कि कुछ और भी थी, फिर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर आप कहते हैं कि आप पुरानी बातें करती हैं। बट एनीवे, राना मोहम्मद अफजल खान साहब जो कि फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मोहम्मद नजीब हारून साहब जो कि MNA है PTI के, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम नजीब हारून साहब, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नजीब हारून साहब माजरत, लेकिन चूंकि आप हुकूमत है तो आपका नंबर तो सबसे आखिर में आएगा। मैं जरा अपोजिशन से शुरू करना चाह रही हूँ, और मैं नॉर्मली शुरू भी करती हूँ क्योंकि बहरहाल अपोजिशन के बड़े एतराजात हैं, फिर आपको तो उनके जवाबात देने होते हैं। राना अफजल साहब, हुकूमती कारकर्दगी के 100 दिन उन्होंने खुद अपना एक
ایک ٹاسک اپنے آپ کو دیا تھا, ایک گول اپنے آپ کے لیے رکھا تھا, بٹ اپوزیشن ظاہر ہے یہ کہے گی. مگر اگر میں وزراء کی کارکردگی کی بات کر لوں تو آپ کو جو ٹاپ 10 میں وزراء کی ریس میں جو وزراء شامل ہیں ان میں جو میں نے ذکر کیا, آپ کو اوور آل شاید آپ کو مجموعی طور پہ حکومت کی کارکردگی نہ لگے, مگر ان وزراء کے بارے میں کوئی اوپینین آپ کا, کوئی خاص تجزیہ آپ کا, کوئی رائے آپ کی؟ دیکھیے, اب آپ نے ان کے وزراء میں سے مجھے کہا کہ میں بیسٹ جو میری نظر میں ہیں وہ اسد عمر ہی ہیں. سیریس آدمی ہیں, خاموشی سے کام کرتے ہیں, اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کیونکہ پاکستان کی معیشت کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو حالانکہ مجھے بہت سی باتیں جو ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا میرے خیال میں, کیونکہ میں ان کو قریب سے جانتا ہوں. 5 سال ہم نے ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے, تو ان کی کیپیبلٹیز کو کرنے دیا گیا. کس نے کام نہیں کرنے دیا ان کو؟ دیکھیں, وہ اگر ان کے پاس, میرا اپنی رائے ہے, اگر ان کا انڈیپینڈنٹ ہوتا تو وہ پہلے دن ہی IMF کے پاس چلے جاتے اور ڈالر اتنا گرتا نہ اور ہمارے حالات بہتر ہوتے. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ چندہ خان ہیں تو وہ چندے پہ لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ, قرضہ نہیں لینا, چندے پہ جانا ہے. اور ان 2-3 مہینوں میں معیشت اتنی گر گئی کہ اب جو ٹاسک تھا میری نظر میں اسد عمر کے لیے وہ ایک گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے. اور ان کو میری نظر میں عمران خان نے کہ جی میں یہاں سے یہ پکڑ لوں گا, وہاں سے یہ پکڑ لوں گا, یہ کر لوں گا, تو یہ ایک نان پروفیشنل ان کی جو اپروچ تھی. رانا صاحب, یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا آپ کا انالیسس ہے؟ میرا انالیسس ہے, اور میں نے کہا نا میں امپورٹنٹ بات آپ نے کیا, لیکن اس میں ضرور میں بات کروں گی, اس میں ضرور بات کروں گی. فیصل کریم کنڈلی صاحب, آپ ان ٹاپ 10 کی جو دوڑ میں وزراء شامل ہیں, آپ کس کو اوپر نیچے دیکھتے ہیں؟ لیکن جو رانا صاحب نے بات کی ہے, آپ بھی کہیں سے متفق, آپ کا کچھ نظر آتا ہے کہ وزراء, یہ تو عجیب سی بات ہے کہ وزراء کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور کس کی طرف سے, مطلب وزیر اعظم کی طرف سے. یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رانا صاحب کا اپنا ایک تجزیہ ہے, انہوں نے دی ہے, میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. نہیں کرتے. اور جس منسٹر کو انہوں نے ٹاپ پرائیورٹی میں رکھا وہ تو خود یہ کہہ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی ہوں گی, میں تو نہیں کی. وہ IMF پہ جانے والی بات, IMF پہ جانے کی بات کی تھی. پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں پیٹرول جو ہے, جب پچھلی حکومت تھی 45 روپے پہ کیوں نہیں ہے, اور خود ہے تو انہوں نے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا, گیس بھی مہنگی کر دی, سب کچھ. اور پھر کہا کہ یہ اس لیے یہ مہنگے ہم نے کیے, لیکن اس پہ جو ہے نا عام اور غریب آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ٹاپ 10 کی کس چیز کی, ان کو کیا ایوارڈ ملنا ہے یا کیا ملنا ہے ٹاپ 10 میں؟ میں نے ان میں سے بہتر چوز کیا ہے. مجھے تو ان میں سے کوئی بہتر فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ ان میں سے بہتر ہے. زیادتی کر رہے ہیں, یہ تو آپ کھل کے اپوزیشن کر رہے ہیں, آپ کو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 100 دن میں مجبور تھا ایک کو چننے کے لیے. اچھا, یہ مجبور تھے ایک کو, سر آپ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ میں نے تو نہیں کیا تھا سر. آپ نے کیا, یا تو اکاؤنٹنسی تعلق ہے, فائنانس سے تعلق ہے, یا تو آپ نے یا تو ان کے ساتھ آپ 5 سال کمیٹی میں رہے وہ فیور دیا, یا پھر وہ جو ہے آپ کے کولیگ کے بھائی ہے اس لیے فیور دیا. تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے, کس طرح سے یہی ہو سکتا ہے, ویسے یہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یار ان میں سے آپ کسی بھی ایک وزیر کو کوئی پرفارمنس وائز آپ دن میں انہوں نے کون سا 100 دن میں مجھے بتایا نا کہ کون سی منسٹری نے کون سا ایک بہترین کام کیا, جو آپ مجھے بتائیں. سر وہ تو PTI کے بتا دیں گے نا, میں بتاؤں گی تو پھر کہیں گے کہ ہم ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے نا, میں آپ اور میں بھی اس ملک کے شہری, ہم بھی بات کر سکتے ہیں نا کہ کیوں, مطلب ہے کیا نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کس نے کیا کام کیا, تو وہ تو خود PTI بتا سکتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کسی نے کام نہیں کیا. سوائے سوادی صاحب کے جنہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا, باقی تو کچھ نہیں کیا. سب سے اچھی اتحادی ہے آپ ایک الحمدللہ. لیٹس سی کہ یہ الحمدللہ جو آج بڑا دل سے نکل رہا ہے, یہ کتنے دل نکلتا ہے, یہ کلپ سنبھال کے رکھیں, یہ سنبھال کے رکھیں. اچھا آپ بتائیں ذرا, کتنے مطمئن ہیں آپ حکومت کی 100 سال کی 100 دن کی کارکردگی سے؟ دیکھیے, میں ایک چیز کہوں گا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جس طرح سے کلیم کیا گیا تھا, ایکسپیکٹیشن پوری قوم کی بہت زیادہ تھی, میری, آپ کی, ہم سب کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی. لیکن حکومت میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ حالات کیسے ہیں اور آگے کس طرح چل رہا ہے. سب کو آپ کو بھی ہوا؟ ڈیفینیٹلی, آئی ایم آلسو پارٹ آف دیٹ. مجھ سے بھی میرے وزراء بھی ڈسکس کرتے ہیں, کچھ اور بھی ہمارے سرکل میں ہیں, کچھ میری بھی ذمہ داریاں ہیں
जो हम देखते हैं। जान पहचान है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कुछ आपके भी असर और रसूख है, कुछ आपके भी जराए हैं। अब नादिया आप तो आप हैं, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता। लेकिन एक चीज ही देखिए, मेरे लिए नादिया आप समझ नहीं रही, वो ये कह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट का हिस्सा समझो, आप इम्पोर्टेंस राना अफजल साहब जो है मेरे बड़े हैं, मेरे सर पता नहीं ना कितने दिन के लिए देनी है। हमने एमक्यूएम के अदवार देखे है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, आनिया जानिया, बट एनीवेज चले। आप प्रोटोकॉल नहीं दे रही इनको, वो दे। अच्छा ठीक है राना साहब मेरे लिए और प्रोटोकॉल प्लीज। जो असद उमर की इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक है, इनको उनकी कारकर्दगी बेहतर लगी, लेकिन मैं साथ ही कहूंगा कि कतई तौर पर फरोग नसीम भाई की कारकर्दगी को डिनाई नहीं किया जा सकता था। रीजन नहीं, मैं पार्टी नहीं, हमारे मुल्क की तारीख में पहला फेडरल मिनिस्टर है जो 18 से 20 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे रोज काम करते हैं। वो आप जाइए मालूम कर लीजिए मिनिस्ट्री में काम किस तरह हो रहा है। मोस्टली वो अपने ऑफिस में ही जब क्योंकि उनका काम सेंसिटिव नौयत का है, लेजिस्लेशन करनी है। उन्होंने काफी दिन पहले कह भी दिया था कि मैंने काम अपना मुकम्मल भी कर लिया, तमाम लेजिस्लेशन मुकम्मल कर लिया। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्यों नहीं कुछ कर रहे? मैं बताता हूँ जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई में जरा मेरी की तरह वो सादे आदमी हैं, तो शोर कम डालते हैं। आपकी तरह? जी बिल्कुल, वो सादे आदमी हैं, शोर कम डालते हैं। उनको भी यकीन नहीं आ रहा। वो कहते हैं आगे सुनिएगा, जरा लाइट माहौल में चलता रहे कि वो ना शोर कम डालते हैं। उनकी मिनिस्ट्री में बड़े सेंसिटिव लोग हैं, उनके काम आपके बिल्कुल सामने आएंगे। दे आर द वे दे आर मूविंग। चले ना, परसों देख लेंगे ना, खान साहब उनका नाम लेते हैं नहीं लेते? डेफिनेटली। अच्छा आगे जी बात जो है, क्या हम शाह महमूद कुरैशी साहब की एक्टिविटीज को भूल सकते हैं? जिस तरह से उन्होंने इन 100 दिनों में काम किया, जरा सीरियसली कहूंगा, प्लीज देखिएगा हमारा मुल्क इस वक्त में किस जगह पर है, हमारा रीजनली जो हमारे मामलात हैं वो कैसे हैं, फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात कहां पर हैं, इन तमाम चीजों, फिर हम सीपैक जहां पे हम कतई तौर पर एक स्टेप भी पीछे नहीं ले सकते और हमने आगे बढ़ना है जबकि दुनिया उसके खिलाफ है। सो हम शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तौर पर जितने काम किए, बाकी एक चीज और है, मैं ये कहूंगा ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन करनी है, अपना किरदार अदा करना है, सर आंखों पे। चाहिए। मैं अपने तौर पर करना भी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा, ना मुकमका की सियासत होनी चाहिए, ना फ्रेंडली ऑपोजिशन होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की गुड लक थी, राना साहब को पता है। शेख आफ्ताब साहब, आखिरी जुमला, शेख आफ्ताब साहब वहां कम से कम पार्लियामेंट में एक ऐसी शख्सियत थी जिनको मैं कहता था कि ये हर तारे की चाबी है। अगर इस हुकूमत के पास भी कोई एक ऐसा वजीर हो जो जरा एहतियात से बात करे, संभल कर दूसरों की बात सुनकर उसके मुताबिक जवाब दे, तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। ठीक है नजीब हारून साहब, देखिए परफॉर्मेंस बता दी इन्होंने ना आखिर में, आखिरी जुमला। नजीब हारून साहब, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ज़ाहिर सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट वो है जिसने आपको एक इज्जत बख्शी है, आपको एक स्टैंडर्ड दिया है, आपको एक कुर्सी दी है, आपको एक अथॉरिटी दी है, आपको एम्पावर किया है। अब अगर इमरान खान साहब बहैसियत वजीर आजम पार्लियामेंट नहीं आते, क्यों नहीं आते? पहले तो मुझे ये जवाब दे दीजिएगा। वज़रा की कारकर्दगी पे बात कर लेंगे। पार्लियामेंट को उस तरीके से इज्जत वक़ार क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं आपकी बात मैंने लिख ली और इसका जवाब जरूर दूंगा। अच्छा। लेकिन आपसे पहले जो 3 दोस्तों ने थोड़ी बातें की हैं उसका मुझे जरूर मौका दीजिए। बिल्कुल। इमरान खान साहब को जो हालात मिले और जो इमरान खान साहब की तरबियत अल्लाह ताला ने 22 साल जद्दोजहद के जरिए कराई और इस मुल्क के अंदर जो करप्शन बिल्कुल इररेलेवेंट हुआ था, एक नासूर था जो इस मुल्क की मईशत को खाता रहा, खा गया। पिछले 30 साल 1988 से अगर यहाँ तक लें 2007-8 तक अमूमी तौर पे, और ये आखिरी 10 साल जिसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पहले 5 साल रही और नून लीग की रही, इन्होंने हालात को मजीद। नजीब हारून साहब, माजरत के साथ जो भी हुकूमत में आता है वो यही कहता है कि हमें इस हाल में हुकूमत मिली और बहुत ही बुरे हालात में हुकूमत मिली। किसी ने आके ये नहीं कहा कि बड़ा अच्छा खजाना भरा है। लेकिन इसके ऊपर तो हम सबका इत्तेफाक है कि जो नीचे की तरफ हालात स्लाइड करते गए, कर्जे बढ़ते चले गए, IMF का कर्जा चढ़ता चला गया, मुल्की बैंक के जरिए भी, और जो खसारा कौमी इदारों के अंदर था, डेफिसिट था, वो बढ़ता चला गया। तो जो भी अगर बीमार था खुदा ना खास्ता तो मर्ज बढ़ता चला गया है।
और इमरान खान साहब ने अपने लिए एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बनाई। किसी ने इमरान खान साहब से, वजीर आजम साहब से ये नहीं कहा था कि आप जनाब इसके अंदर 100 दिन का प्रोग्राम दें, लेकिन अपने लिए एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, जो कि पीटीआई ने जाहिर है ना नून लीग से ना पीपल्स पार्टी से किसी से कम्पीट नहीं करना, पीटीआई ने अपने लिए टारगेट सेट किया 100 डेज का और अपने आप से कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश की। 29 तारीख दूर नहीं है, सिर्फ 2 दिन की बात है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब तफसील से उसके अंदर उन चीजों को रखेंगे। और इन 100 दिन के अंदर जो बड़ा चीज होती है वो ये होता है कि आप फैसले करते हैं, अपनी पॉलिसीज को टास्क फोर्स के जरिए इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाते हैं। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें वक्त लगता है, जैसे इम्पोर्ट्स हैं, आप उन्हें कर्टेल कर सकते हैं और उसका फैसला आप जल्दी कर सकते हैं और इस तरह के जो महंगी चीजें इम्पोर्ट हो रही थी उनको कर्टेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स को बढ़ने में टाइम लगता है, बाकी मामलात को। फिर ये एक कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसमें टीम को भी जेल होना था। और जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ बड़ा काम अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब से लिया है, क्योंकि आईएमएफ एक तसलसल के साथ 12 दफा जाना और वो करना, और ये भी किसी ने कहा था कि जनाब ये वक्त इन्होंने लगाया। मैं समझता हूँ कि ये एक फैसला था जो कौम ने किया और बड़ा लीडर ही इसको कर सकता था कि भाई ये आसान तरीका नहीं चुना गया कि सीधे आईएमएफ के पास जाते। नहीं नजीब हारून साहब, राना अफजल साहब कह रहे थे कि अगर ये मुकम्मल इख्तियार असद उमर साहब को हासिल होता तो शायद वो पहले दिन ही चले जाते। साहब ने उनको जाने नहीं दिया, दिन लगा। ये देखें, क्योंकि इस केस के अंदर लोगों ने जो इख्तियार दिया था ना, अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तानियों ने एक मैंडेट जो दिया था या एक भरोसा जो दिया था और एक उम्मीद जो वाबस्ता की थी वो इमरान खान साहब से की थी, ठीक है। और उनका ये नजरिया था कि ये जो जाके ले लेना और अगली नस्ल को और आइंदा नस्लों को मकरूज करते चला जाना और सब्सिडीज दे देना, आसानियां पैदा कर देना, छोटा मोटा सियासी फायदा उठा लेना, तो इमरान खान साहब ने वो आसान रास्ता नहीं चुना। ठीक है, मुझे उन्होंने मुझे बस जुमला खत्म करने दें। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, उसके लिए दोस्त ममालिक के भी तरफ गए, भाग के, और उनसे भी हेल्प ली, मदद ली। और जो अगर अल्लाह करे कि आईएमएफ से कुछ भी ना लेना पड़े, लेकिन जो लेना पड़ेगा वो जो मिनिमम जो डेल्टा रह जाएगा। चले नजीब हारून साहब, यकीनन अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो फाइनलाइज नहीं हुए हैं। सुना आईएमएफ की जो कड़ी शराइत है उनको मानने से इनकार किया है, बट एनीवेज लेट्स सी कि कितना इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं। अल्टीमेटली इवेंचुअली उसकी तरफ जाना पड़ेगा। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और बात खान साहब ने की थी, अगर वो लेट्स सी कि वो पूरी होती है या नहीं होती है, खान साहब को यू टर्न अगर नहीं लेते कि जिनकी कारकर्दगी मायूस कुन होगी उसको फारिग कर देंगे। अब हमें जिन वज़रा की कारकर्दगी बज़ाहिर खबरों में आ रहा है कि मायूस कुन है, वो इनके इत्तेहादी हैं। स्वाति साहब को छोड़ के, स्वाति साहब का जो रहा है वो भी किसी और पार्टी से आए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम के हैं, फिर इसी तरह से वफाकी वजीर बराए आईपीसी फहमीदा मिर्जा साहिबा। अब क्या इन हालात में अफोर्ड कर सकते हैं कि इत्तेहादियों के वज़रा को फारिग कर दें या उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया जाए? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ में। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा राना अफजल साहब, अब मैं जो ब्रेक पे जाने से कबल बात करी थी, एक तो नजीब हारून साहब से मुझे पूछना था कि वजीर आजम जो है वो पार्लियामेंट क्यों नहीं आते, बट इसके बाद जब उनकी टर्न आएगी तो पूछ लूंगी। जो जिन वज़रा की कारकर्दगी बज़ाहिर खबरों में है कि मायूस कुन है, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम, फहमीदा मिर्जा साहिबा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, वही जो उनका ग्रैंड अलायंस, फिर स्वाति साहब, आजम स्वाति साहब जो कि वो भी किसी और पार्टी से आए हुए थे, बट एनीवे वफाकी वजीर साहब। आपको लगता है कि अगर जिनकी कारकर्दगी मायूस कुन होगी तो वजीर आजम साहब ने जिस तरह से कहा था कि उनसे जिनकी बेहतर होगी उनको तो अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन जिनकी बेहतर नहीं होगी, मायूस कुन होगी, उनसे पोर्टफोलियोज वापस भी लिए जा सकते हैं। तो इस पोजीशन में है गवर्नमेंट के अपने इत्तेहादियों को आगे पीछे कर दे, उनसे पोर्टफोलियोज वापस ले ले? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है, और ना ये ऐसा कर सकेंगे ना ये करेंगे। और मैं आपको गारंटी से देता हूं कि जो पंजाब में वो जो एक ड्रामा हुआ जिसके बाद इनको एक बड़ी वजारत देनी पड़ी, तो वो इस बात का सबूत है कि ये ब्लैकमेल होते हैं, बहुत इजीली ब्लैकमेल होते हैं। और आप कौन से ड्रामे की बात कर रहे हैं?
आई मीन कौन से वाले ड्रामे की बात कर रहे हैं? वो जो चौधरी परवेज इलाही के यहाँ एक वो लीक जो थी ना, जो डॉन लीक से बड़ी लीक थी। अच्छा चौधरी सरवर वाली। और उसके नतीजे में वो एक फेडरल मिनिस्ट्री जा रही है उनको, काफ लीग को एक और, तो वो आपके सामने है। इन्होंने कहा था हम अपने 3 वजीरों की करप्शन पकड़ी है, बहुत जल्दी उसका ऐलान होगा। वो बड़ी खलबली थी कि 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। तो वो बिल्कुल इस वक्त ये इतनी रेजर एज के ऊपर हुकूमत है कि अगर ये इनसे करप्शन कंट्रोल ना हुई, जो अभी शुरू हुई है, हम देख रहे हैं इनके जो बंदर बांट पंजाब में लगी हुई है, हर कोई पावर हंगरी है, और फिर इनकी जो आपस की लड़ाइयां हैं, अगर ये बिल्कुल ये हुकूमत अगर ये रिजल्ट अवाम को ना दे सके तो लोग जो इनके पास शामिल हुए हैं आजाद जीत के, मेरा ख्याल है वो अपना नाम और अपनी कारकर्दगी बचाने के लिए इनको छोड़ेंगे और इनके लिए बड़ा मसला आएगा। छोड़ना तो खैर वैसे इतना आसान नहीं है, किसी ना किसी बहाने आप हुकूमत में बैठे रहें तो आपको फायदा ही फायदा होता है, ऑपोजिशन में रह के आपने क्या कर लेना है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि बैठे रहने में भी बहुत नुकसान होता है। ये आप वक्त बताएगा आपको, अगर ये मैनेज नहीं कर सके, जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो खिचड़ी पकाई है वो खिचड़ी का पता नहीं कुक कौन है। फैसल करीम कुंडी साहब, अच्छा आप मैं सिर्फ इनकी इजाजत से दी तो नहीं इन्होंने मुझे थैंक यू नहीं, हमारा अपना भी सर, ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, पर जो ये आपने फरमाया दांत निकाल दिए गए आप बहरहाल मेरे ख्याल में तो दांत थे ही कभी नहीं। अच्छा बहरहाल जो ये बात है, आपने जो कहा कि 3 वज़रा, जिसमें बार बार आप खालिद मकबूल भाई का नाम ले रहे हैं, मैं बहुत मैंने कहा खबरों के मुताबिक, ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये खबरें आ रही हैं मीडिया में। आपने मुतअद्दिद बार ये रिपीट किया, कौन सा कारकर्दगी का लेवल है जिस पर आप कहेंगे, क्या आपकी नजर में जो मिनिस्टर रोज टीवी पर आते हैं, आकर शोर डालते हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत है? ऐसा नहीं है। देखिए प्लीज मेरी गुजारिश सुन लीजिए। शोर डालते हैं तो वजीर इत्तलात ही है फवाद चौधरी साहब। मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ, वो फवाद चौधरी साहब को आप भी पहले से जानती हैं। बहरहाल जो जहां तक बात है, मैं फिर कहूंगा, यस आई कैन डिफेंड वर्किंग ऑफ खालिद मकबूल सिद्दीकी, बिकॉज आई नो कि उनका इतना सेंसिटिव काम है और इतना उलझा हुआ काम है, जो मोहतरमा पहले वजीर रही हैं। मैं फिर अगेन मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बात कतई तौर पर मैं पिछले दौर की करूं या किसी के खिलाफ करूं, लेकिन एक चीज जरूर है कि कुछ मामलात इस तरह के हैं जिनको इतना गमगीर बना दिया गया कि कुछ टाइम तो लगेगा उनको सीधा करने में, और जब वो सीधे होंगे इंशाल्लाह सबसे पहले आपके सामने जरूर लाएंगे और कौम के सामने भी लाएंगे। कौम के सामने लाएंगे, मेरे सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पाकिस्तान मुतमईन है खालिद मकबूल की कारकर्दगी से, जो लोग हैं कैबिनेट पूरी मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से। जब वो कैबिनेट में बैठकर अपनी रिपोर्ट देते हैं तो उनकी रिपोर्ट में कोई कमी कतई तौर पर नहीं होती। फैसल करीम कुंडी साहब, अब 2 चीजें, एक तो ये कि क्या इत्तेहादियों की नाराजगी मोल ले सकते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहा। फैसल करीम साहब आपसे सवाल कर रही हूँ, उन्होंने ये कहा था वजीर आजम ने, अभी आप क्लिप भी वो सुन रहे थे, कि 100 डेज के प्लान उस पर हम अमल दरामद करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी चली जाए। तो इसका मतलब तो यह है कि बहुत ज्यादा पुरअज़्म है, विलिंग है वजीर आजम साहब, यानी हुकूमत भी चले जाए, यानी इत्तेहादी भी अगर काम नहीं करेंगे तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन राना अफजल साहब इस बात से एग्री नहीं है। देखिए मैं एग्री नहीं करता, और मैंने पहले भी कहा कि मैं अब क्या प्राइम मिनिस्टर को सीरियस हूँ, जिसने खुद कह दिया था कि यू टर्न लेना तो एक लीडर का काम है और मैं यू टर्न ना, उसको डिफाइन भी किया था ना उन्होंने कि एक चीज में जा रहे हैं, खतरा फील हो रहा है तो यू टर्न तो लेंगे ना। अगर एक रास्ते पे जा रहे हैं, आपको भी आगे लगेगा तो आप यू टर्न ढूंढेंगे। तो अगर वो उन चीजों को रीएवैल्यूएट करना, देखिए अब उसका बेहतर नाम, अगर आप जिनके नाम लिए और उनसे अगर वो कह दे कि जी मैं उस पर मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पे यू टर्न ले रहा हूँ और मैं दोबारा एक चांस दे रहा हूँ, 100 और दिन मतलब एक्सटेंड ग्रेस मार्क्स दे रहा हूँ, और बात है उनकी अपनी पार्टी की है, वो ऐसे उनकी स्टेटमेंट है, उनका अपना काम है कि वो क्या कहते हैं। लेकिन जब वो गालिबन परसों सुन रहे हैं कि वो आएंगे और अपने जो है वो मिनिस्टरों के बताएंगे क्या क्या करिश्मे, आपने सबको तो बता दिया, लेकिन आपने उस इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं बताया जिससे 2 IG और 1 DPO को ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद से एक DPO अगवा हुआ और उसका आज तक पता नहीं चला कि उसके साथ कौन ले गया, कहाँ इस्लामाबाद से और क्या कुछ हुआ।
तो इंटीरियर के मुताबिक आपने बताया नहीं कि इंटीरियर मिनिस्टर की क्या आज तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की की बात कर रहे हैं जी जी ठीक है, आज तक उनकी पता नहीं है कि वो मतलब है कि किस तरीके से गए, क्या हुआ, उसकी भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। और उसके बाद तो गालिबन मुझे इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर टीवी पे नजर ही नहीं आते। पहले तो नजर आ रहे थे, कभी रात को 2 बजे जो है वो ट्रैक सूट पहन के एयरपोर्ट पहुंच गए, कभी किसी नाके पे चाय पी रहे हैं। तो चाय पीने या सोशल मीडिया पे वो भी सोशल मीडिया पे नजर आते थे आपको? तो वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आने से ये नहीं होता कि आप कभी ट्रायल 5 पे फोटो दे रहे हैं, ट्रायल 5 पे मैं चढ़ रहा हूँ, वहां पर क्या दहशतगर्दी है। लेकिन ये चीज ये आप बताए ना कि आपके एक आपने अभी बीच में जो भी स्कैंडल आ रहा है KPK का, जो उसका आ रहा है होम मिनिस्ट्री का, जिसमें आपके मिनिस्ट्री आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के पास थी और उसी IG के पास थी जो जिसको आप कह रहे थे बड़ा फतेह खान IG था, जिसने KP पुलिस को बदल दिया और वो पंजाब को बदलेगा, जो अभी जी वो चले गए, तो IG तो वो ही थे। तो अब चीजें ये इस तरफ जा रही, देखे आप लेकिन कुंडली साहब ठीक है, आप अपोजिशन है, आप ये बातें करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान उन्होंने कैंपेन बाकायदा लॉन्च की, फिर उन्होंने एक पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का उन्होंने इनॉग्रेशन लॉन्चिंग किया, उसको हुआ। उसके बाद गवर्नर हाउसेस के हवाले से आया, इनकी ऑस्टेरिटी ड्राइव के हवाले से आया, जो पाकिस्तान की मईशत का हाल था कि 1-1.5 महीने से ज्यादा मुल्क नहीं चला पाए थे, उसको उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेबल किया कि हम आए में। तो ऐसा नहीं है कि 0/0 मतलब कुछ देखिए मईशत किसने कहा कि इन्होंने कहा ना, इन्होंने बताया कि नहीं चल रहा मुल्क ना। जब हमारी हुकूमत आई थी और इसाक डार ने कहा था तो 3 महीने से ज्यादा नहीं चला सकते, रिजाइन करके मुस्लिम लीग वाले चले गए थे। तो ये बातें हुकूमत के वज़ीर ने भी कहा था, देखें ये बातें। अब मेरे भाई ने बात की CPAC के हवाले से, मुझे बताएंगे इनके वज़रा ने क्या स्टेटमेंट दी CPAC के हवाले से। फिर जब उनको उनकी छतरोल हुई, बताया उनको कि यार खबरदार अगर ऐसी स्टेटमेंट तुम लोगों ने दोबारा दी। फिर जब चाइना गए बगैर किसी तैयारी के, कुछ था नहीं इनके पास, और चाइना पहुंच गए, इनका ये ख्याल था कि वहां से उनको पैसे मिलने सीधे ट्रांसफर करने बैंकों में। उन्होंने कहा कोई चीज है आपके पास प्रपोजल वगैरह? कुछ नहीं, हमारी टीम आएगी देगी। ये चीजें देखें, ये चीजें अब शाह महमूद की जो स्टेटमेंट है, शाह महमूद साहब आज स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस हवाले से दे रहे हैं जब वो खुद वजीर खारजा थे पीपल्स पार्टी के दौर में, अपनी उस स्टेटमेंट अपने मुतालिक वो स्टेटमेंट है कि मैं कर। देखिए ये चीजें जो है अब परसों जब वो आएंगे हमें बताएंगे कि हमने क्या क्या चीजें बेहतर की हैं, तो हम उनको बताएंगे। अब जबानी कलामी देखिए, अब जबानी कलामी करने से कि हमने ये कर दी, हमने वो कर दिया, लाए ना सामने रखें। अभी तो वजीर आजम के सामने रखिए ना नजीब हारून साहब, राइट इन्फॉर्मेशन बिल ये लाए ना, हमें एक ब्रेक लेने दीजिएगा फैसल करीम कुंडी साहब। माजरत नजीब हारून साहब, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, तो जो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया था वो भी दे दीजिएगा, प्लस जरा इत्तेहादी और ओवरऑल भी बात कर लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। नजीब हारून साहब, एक तो ये कि वही जो इत्तेहादियों के हवाले से बात करते, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब हैसियत वजीर आजम ये सोचे बैठे हैं कि जिन वुज़रा की कारकर्दगी अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं है उनसे उनके पोर्टफोलियो वापस लिए जाएंगे, या सिर्फ सरजनिश की जाएगी, या उनको मजीद काम का कहा दिया जाएगा, या उनको मजीद टाइम दिया जाएगा? देखिए, एक बात तो मैं समझता हूँ हर एक कोई जहन में क्लियर है, और नहीं है तो कल ही रही हमारे जो दोस्त हैं कि PTI या इमरान खान इंशाल्लाह ब्लैकमेल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पुराना पाकिस्तान था उसमें आपको वो छांगा मांगा भी याद होगा, हॉर्स ट्रेडिंग भी याद होगी, और जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग होती थी, और वो हलवाई की दुकान पे बैठ के नाना जान की फातिहा पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर होती थी कि नवाजने की, वो सब नहीं। नए पाकिस्तान के अंदर जिसने करप्शन में मुलव्वस होगा वो ऐसा ही है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि ना PMLQ से ब्लैकमेल होंगे और ना MQM से ब्लैकमेल होंगे? तो ना कर रही है, ना ऐसा कोई प्रोग्राम, ना GDS से होंगे। मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। जब मैंने लफ्ज ये बताया कि ब्लैकमेल नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन से, क्योंकि जब आपके सामने और किसी भी पार्टी से खुल के बोले ना नजीब हारून साहब, और किसी भी पार्टी से भी नहीं होंगे। मैं और आगे निकल जाता हूँ 1 मिनट, कि अपनी पार्टी के भी जो अगर वजीर हैं या MP MNA हैं या चीजें हैं, क्योंकि जब एक आदमी की नजर में 22 साल की मेहनत के बाद एक मुल्क को उठाने का और बनाने का कॉज है, तो वो अगर इस चीज से छोटी चीजों से आ गया ब्लैकमेलिंग के अंदर, तो फिर तो वो अचीव ही नहीं कर सकेगा। और इमरान खान साहब पहली दफा 35 साल की उम्र में वजीर आजम नहीं बने, वो 66 साल की उम्र में बने। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ
जिस तरह से भी बने थे वो 35-37 साल में वजीर आजम बन गए थे। सो इसलिए दिस इज उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो तारीख के अंदर चले जाएं और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दें। एक बात। दूसरी मैंने ये कहा कि जो रिजल्ट है मिनिस्टर का जो रिजल्ट है और जो कारकर्दगी है वो तो अब रिजल्ट आउट हो जाएगा 2 दिन के बाद, तो उसमें बहुत ज्यादा तबसरे की गुंजाइश उसके बाद होगी। और ये चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है थी, इसमें जीडीए भी थी, एमपीएम भी थी, साफ लीग भी थी। अगर टीम जो है वो जेल होती है और जाहिर बात है कि इसमें बहुत सारे लोग लर्निंग कर्व से भी गुजरे होंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि कई लोग पहली दफा वजीर बने, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने वो उनको लीडरशिप दी है और पार्लियामेंट की ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गई। क्या एक पार्लियामेंट क्यों नहीं आते? मैं वही उसी पे आ रही हूँ। मुझे वन लाइनर दे सकते हैं इमरान खान साहब पार्लियामेंट क्यों नहीं आते? नहीं, पार्लियामेंट इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आते? क्योंकि पार्लियामेंट की अहमियत एक जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की पहली तकरीर आप सुन लीजिएगा, एक ये बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान में कि जिसको पकड़ रहे हैं और जो नैब जिसके पीछे जा रही है या एफआईए जा रही है, वो कहता है कि मेरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है वैसे नजीब हारून साहब, सारे लोग जिसकी वजह से एक माहौल और कौन बेहतर नहीं कर रहा, एक मफामत के माहौल के जो ये आदि थे पार्लियामेंट के अंदर दे विल बिहेव, अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए, इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं है, वो दे रहे हैं। ठीक है, उनकी पकड़ हो और उनकी जवाबदेही हो। ठीक है। अच्छा राना अफजल साहब, मैं आपका इस पे एक से वन लाइनर कमेंट लेना चाहती हूँ, क्योंकि आमतौर पे एक जो एस्टैब्लिश इंप्रेशन है वो ये है कि इमरान खान साहब की विल पे किसी को शक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं, ये जो कैबिनेट है, वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने कहा 66 साल की उम्र में आए हैं और वो बड़े तजर्बाकार हैं। मियां नवाज शरीफ ने और बेनजीर भुट्टो ने 35 साल जिंदगी में खिलाड़ी नहीं थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो ये अगर वो 35 साल निकाल दें तो ये भी 30 साल की उम्र में ही आए हैं। और उसी तरह का इनका बिहेवियर है। तो अभी आप का सवाल क्या था वो बताइए मुझे। सवाल मैं ये पूछ रही थी कि एक अमूमी तौर पर एक इम्प्रेशन स्टैब्लिश है कि इमरान खान साहब तो वाकई बड़े विलिंग भी हैं, उनकी विल पे भी कोई शक नहीं है, बट कैबिनेट जो है अलीमा खान के केस के बाद ये जो बहुत बड़ी चोरी पाकिस्तान में हुई है, वो शी इज अ फ्रंट लेडी फॉर इमरान खान, और ये पैसा ना सिर्फ चंदे का चोरी हुआ है, ये तो अभी साबित होना है ना, वो ऑफिस पब्लिक ऑफिस तो होल्ड करती नहीं थी, तो फिर साबित होना है जितना ना इमरान खान साहब होल्ड करते थे पब्लिक ऑफिस होल्ड मिलियंस ऑफ डॉलर। सर वो तो फिर अभी साबित होगा कि चंदे के पैसा क्या किया उन्होंने, कई साल से गया। ठीक है, लास्ट कमेंट इमरान खान के ऊपर कोई हमारा एतमाद। ठीक है, देखिए आपने ये अभी फिर कहा, लास्ट कमेंट इनसे ले लूं। लास्ट कमेंट कंडी साहब कि इमरान खान साहब की विल पे किसी को शक नहीं है, लेकिन उनकी जो कैबिनेट है वो अभी शायद एक्सपीरियंस नहीं है, ये कह लीजिए, या कॉम्पिटेंट नहीं। ऐसे तजर्बाकार लोग इन जैसे उनके साथ हैं, जीडीए जैसी जमात उनके साथ है, काफ लीग जैसी जमात उनके साथ है, खिलाई मखलूक उनके साथ है, और क्या चाहते हैं वो, और क्या इनके पास मतलब पीपल्स पार्टी को भी खिलाई मखलूक नजर आने लगी जी। आप पे भी दिन ऐसे आ गए? नहीं देखिए, खिलाई मखलूक सब अब ये देखिए नहीं, मैंने कहा इनका क्लिप संभाल के रखें, क्योंकि बहुत जल्द एहतसाब सबका होगा, क्रॉस दी बोर्ड होगा, क्रॉस सबका होगा, चोरों का भी होगा, डाकुओं का भी होगा, जो कातिल है उनका भी होगा, सबका होगा, अलीमा खान का भी होगा, एनआरओ अलीमा खान को नहीं मिलेगा, सब कुछ होगा। देखिए पर्सनल कैपेसिटी पे आप क्यों ना वो कभी उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया ना, खान साहब ने स्वतः होल्ड किया। देखिए अब जब आप दूसरों पे बात जब आप दूसरों पे बात करेंगे, तो अपनी बात भी सुनेंगे। क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कोई हमने ऐसी चीज देखी भी नहीं है हुकूमत के सामने। इनको अचानक नजर आती है, ना ही जो एलाइज हैं, क्योंकि ये हुकूमत वो हुकूमत नहीं है जैसी पहली हुकूमतें थी, जैसे आप हर हुकूमत में यही कहते थे। होता था, उनको जरूरत भी होती थी कि उनको ब्लैकमेल किया जाए, इस हुकूमत को नहीं किया जाएगा। जुमला इस दफा जो भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे पीटीआई का कोई आदमी, कोई नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस दफा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी जो है वो कामयाब रहेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और अफराद की कम अहम है और उनकी कुर्बानी चाहे वो पीटीआई के हों और किसी जुर्म में मुलविस रहे हों, ये छोटी कुर्बानियां हैं,
मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि ये पाकिस्तान को इस वक्त फिक्र की जाए ताकि पाकिस्तान आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी ये ख्वाहिश है और सबकी ये दुआ है। थैंक यू वेरी मच नजीब हारून साहब, फैसल करीम कुन्नी साहब बहुत शुक्रिया, मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात के साथ कि एक दिन के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इसको इवेल्यूएट करके और कौम के आगे रखना चाह रहे हैं अपनी 100 दिन की जो भी इनकी परफॉर्मेंस इनके बुजुर्ग की रही है, तो ये तो अभी इस पे प्रोग्राम मजीद होंगे, मजीद चीजें अनअर्थ होंगी तो हम आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।